नमस्कार। आज डिस्कशन में है सॉलिड स्टेट और इसका आपको डिस्कशन में है लेक्चर 1। पहला लेक्चर आपको डिस्कशन में है और आइए इसका शुरुआत करते हैं कि सॉलिड अवस्था में या ठोस अवस्था में हमें किसका डिस्कशन करना है। आप सभी जानते हैं कि ये पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं हैं। पहला क्या कहलाएगा? ठोस, दूसरा क्या कहलाएगा? द्रव और तीसरा क्या कहलाएगा? गैस। चौथी अवस्था को क्या माना जाता है? पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पांचवी अवस्था को क्या माना जाता है? पांचवी अवस्था को मानते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन संघनित। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पदार्थ का ठोस, द्रव या गैस होना किस बात पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का ठोस, द्रव या गैस होना दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कहलाता है अंतर आणविक बल और दूसरा कहलाता है ऊष्मीय ऊर्जा। अंतर आणविक बल का क्या मतलब है? अंतर आणविक बल का मतलब यह है कि जैसे आप किसी भी पदार्थ को ले लें, चाहे ठोस, चाहे द्रव या चाहे गैस, वो आप जानते हैं कि अणुओं परमाणुओं का बना है। जिनका भी वो बना है वही उसके घटक कहलाते हैं। जैसे हमने ये कुछ घटक दिखा दिए। तो अंतर आणविक बल का क्या मतलब है? अंतर आणविक बल का मतलब है कि इन घटकों के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? अंतर आणविक बल कहलाता है। अब आप जानते हैं कि अंतर आणविक बल जितना ज्यादा होगा, घटक कण उतने ही क्या होंगे? पास होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर क्या है? यही अंतर है कि ठोस में जो घटक कण हैं वो निकट होते हैं, द्रव में दूर होते हैं और गैसों में और अधिक दूर होते हैं। इसका अंतर आप बता सकते हैं कि जो अंतर आणविक बल है वो ठोसों में ज्यादा है, द्रव में कम है और गैसों में सबसे कम है। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो घटक कणों को एक दूसरे से दूर रखती है। एक दूसरे से दूर रखने का आशय आप समझते हैं कि जैसे ठोसों को जब ऊर्जा दी जाती है वो द्रव में बदलते हैं। द्रव में बदलने का मतलब कि घटकों के बीच दूरी बढ़ती है और फिर द्रव किस में बदल जाता है? गैस में। इसका मतलब घटकों के बीच दूरी और भी बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा परिचय था आपकी तीनों अवस्थाओं के बारे में। लेकिन यहां अभी हमें डिस्कशन करना है कि सॉलिड स्टेट के बारे में। तो पहला पॉइंट आपको आ गया कि ठोसों में अंतर आणविक बल प्रबल होते हैं और अंतर आणविक बल प्रबल होने के कारण आप देखते हैं कि ठोसों का निश्चित आकार होता है, इनका डेफिनेट शेप होता है। ठोसों का क्या होता है? निश्चित आकार होता है। ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्यता का मतलब आप जानते हैं नॉन कंप्रेसिबल। अगर इनको कंप्रेस किया जाए तो ये दबते नहीं हैं। तीसरा पॉइंट आपके सामने आता है कि इनकी जो डेंसिटी होती है, ठोसों का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। शुरुआती दौर में हम लोग देखते थे कि ठोस को इनका आयतन और आकार नियत होता है। अब आपके पास पॉइंट पढ़ते हैं कि ये असंपीड्य होते हैं, इनका घनत्व क्या होता है? इनका घनत्व अधिक होता है। तो यही विशेषता ठोसों को द्रव और गैस से क्या करती है? अलग करती है। अब हम डिवाइड करेंगे कि ठोसों को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे बांटते हैं। अगर ठोसों के प्रकार की हम बात करें तो ठोस मुख्यतः दो भागों में विभाजित हैं। पहला आता है अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आता है क्रिस्टलीय ठोस। पहला अक्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या आता है? क्रिस्टलीय ठोस। नॉन क्रिस्टलाइन और एमार्फस, इसे क्या कहते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड। और ये आपका क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो
आप इसमें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा ठोस अक्रिस्टलीय है और कौन सा ठोस क्या है, क्रिस्टलीय है। अब देखें, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये रियल सॉलिड है। क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो हैं वो रियल सॉलिड हैं, रियल सॉलिड है। ये क्रिस्टलीय ठोसों को ही ये कहा जाता है कि ये वास्तविक ठोस है। वास्तविक ठोस का मतलब जो ठोस हम देखते हैं वो सही मायने में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। तब हमें ये डिस्कस करना है कि इस क्रिस्टलीय ठोस की विशेषता क्या है। देखिए, पहली बात आ गई कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है जिसे आपने देखा। अभी आपको बताया कि चाहे क्रिस्टलीय ठोस हो या अक्रिस्टलीय ठोस हो, वो किसका बना है, वो जिनका बना है वो उसके कंपोनेंट हैं या घटक हैं। तो कहते हैं कि इनमें जो घटक हैं उनकी दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। क्या होती है, दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। ये क्रिस्टलीय ठोसों के लिए पहला पॉइंट आ गया कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो घटक की होती है वो दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। दीर्घ परिसर व्यवस्था का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घटकों का जो रिपीटिंग यूनिट्स है, जो पुनरावर्ती पैटर्न है, वो बार बार वही रिपीट होता है। इसको आपको डिस्कशन होगा। जैसे अगर हम बता दें कि कोई ठोस इस तरीके का बना हुआ है, ये इसके पॉइंट हैं, ये घटक कण हैं, ये ठोस के घटक कण हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो बिंदु है ये घटक हैं। हमने उनको सीधी रेखाओं से जोड़ दिया। तो यही व्यवस्था बार बार रिपीट होती रहती है। दूसरे में ही रिपीट होगी, तीसरे में ही रिपीट होगी, और इसी व्यवस्था को कहते हैं दीर्घ परिसर व्यवस्था। क्या कहते हैं, दीर्घ परिसर व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए पहला पॉइंट आपके सामने आ गया कि इनमें घटकों की दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाती है। जो दूसरा पॉइंट आपका इनके सामने आता है, वो दूसरा पॉइंट इस तरीके से आता है कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं, नियत होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, नियत होते हैं। जो तीसरा पॉइंट आपका इन ठोसों में आता है कि पहला तो हो गया कि घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, नियत होते हैं। और तीसरा पॉइंट आया कि इनकी जो ज्योमेट्री होती है, इनकी जो ज्यामिति होती है, वो निश्चित होती है। ठोस इसीलिए पहचाने जाते हैं, या ठोसों को हम इसीलिए पहचानते हैं कि उनकी जो ज्यामिति है, जो ज्योमेट्री है, जो संरचना है, वो निश्चित होती है। तो ये व्यवस्था और एक चौथा पॉइंट है कि ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये होते हैं विषमदैशिक। विषमदैशिक को आप अंग्रेजी में कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक। क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। तो आपको ये मतलब देखना है कि एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। एनआइसोट्रॉपिक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये ठोसों में अभी आपको बताया गया कि घटकों की दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाती है। तो एक ही तरह का कण इस तरीके से होगा। ये ठोसों की व्यवस्था है। अब अगर इनके कुछ गुण देखें, जैसे आप अपवर्तनांक देखें या प्रतिरोधकता देखें। क्या देखें, अपवर्तनांक या प्रतिरोधकता। तो अपवर्तनांक और प्रतिरोधकता जो है ये दिशा पर निर्भर करता है। मान लो आप इस दिशा में गए, इस दिशा में कोई घटक कण नहीं पड़ा, इस दिशा में गए बहुत सारे घटक कण पड़ गए। तो ये इसी पर क्या करता है, ये इसी पर डिपेंड करता है कि जब दिशा पर निर्भर करे तो ये क्या कहलाएगा, विषमदैशिक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं।
अर्थात इनके कुछ गुण जैसे अपवर्तनांक और प्रतिरोधकता जो है वो किस पर निर्भर करती है, दिशा पर निर्भर करती है, क्योंकि इनमें घटकों की लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट क्या की जाती है, दीर्घ परिसर व्यवस्था क्या की जाती है, पाई जाती है। अब इन्हीं बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या अंतर होगा किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में। अब दूसरा आपके आ गया और वो कहलाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। इसके लिए आपके दो इंग्लिश वर्ड आपको बताए। पहला क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा क्या बताया, एमार्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोसों के लिए क्या, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। ये दो अंग्रेजी के नाम हैं, लेकिन इन्हें हम दो नाम और देते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को कहते हैं छद्म ठोस। क्या कहते हैं, छद्म ठोस, स्यूडो सॉलिड। और दूसरा नाम देते हैं, ये दूसरा नाम कहलाता है अतिशीतित द्रव। इसे कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ग्लास किस तरह का सॉलिड है, तो उसका आंसर होता है कि कांच जो है वो एक अतिशीतित द्रव है। कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। स्यूडो छद्म ठोस का मतलब आप जान ही रहे हैं कि वास्तविक ठोस क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो कहते हैं कि किस लिए, कैसे आपने जान लिया कि वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस है, तो उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास पैरामीटर हैं, मानक हैं। पहला मानक क्या है, पहला मानक ये है कि आपने क्रिस्टलीय ठोस में पढ़ा था कि जो घटक हैं उनकी दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में जो घटक हैं उनकी लघु परिसर व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है, लघु परिसर व्यवस्था होती है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होती है। अभी हमने आपको बताया कि जैसे घटक हैं तो बहुत बार बार उनकी जो पुनरावृत्ति है, कोई संरचना उन्होंने बना लिया। अभी हमने आपको इस संरचना से स्पष्ट किया था कि ये क्रिस्टलीय ठोसों की संरचना है। ये अभी बिंदु भी आपको दिखाया था, इस तरह से ये इसके जालक बिंदु हैं। तो यही बार बार रिपीट होती रहे तो कहते हैं कि लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है, दीर्घ परिसर व्यवस्था है। अगर ये बार बार रिपीट ना हो तो ये क्या कहलाती है, लघु परिसर व्यवस्था। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में घटकों की कैसी व्यवस्था होती है, घटकों की जो व्यवस्था होती है वो लघु परिसर व्यवस्था होती है या शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होती है। दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करना है, हमने डिस्कस किया था गलनांक तथा क्वथनांक। ये बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनके गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित और तीक्ष्ण। क्या बताया था, निश्चित और तीक्ष्ण। निश्चित का मतलब क्या होता है, डेफिनिट एंड शार्प। इसका मीनिंग समझ लें। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस हैं तो बात क्या होगी, इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है दैट इज नॉट डेफिनिट, वो नियत नहीं होता। और तीक्ष्ण होने का मतलब आप समझें, तीक्ष्ण होने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई क्रिस्टलीय ठोस है, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, उसका गलनांक शार्प है। शार्प का मतलब मान लो कि किसी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक 56 डिग्री सेल्सियस है, 56 है, तो जैसे ही आप ठोस का टेम्परेचर 56 करेंगे, पूरा ठोस एक सिरे से मेल्ट करना शुरू कर देगा और आप ताप बढ़ाते रहेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में तीक्ष्ण ना होने का मतलब हुआ कि एक बार तो मेल्ट कर दिया, जितना भी गलनांक है, फिर रुक गया, फिर मेल्ट कर दिया, तो इसी को कहते हैं कि ये तीक्ष्ण नहीं है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कैसा है, तीक्ष्ण है। अब तीसरा पॉइंट जो आपको डिस्कस किया था, वो ये बात आई थी, और वो बात आई थी निश्चित ज्यामिति, डेफिनिट ज्योमेट्री। डेफिनिट ज्योमेट्री का मतलब हुआ कि जितने क्रिस्टलीय ठोस हैं, अभी डिस्कशन हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस इसलिए पहचाने जाते हैं
कि उनकी जो ज्यामिति होती है, जो संरचना होती है, वो एक निश्चित में होती है। अभी आप देखेंगे कि किसी की HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, किसी की BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ये निश्चित ज्यामितीय संरचनाएं हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं पाई जाती, या उसी को आप कहते हैं अनिश्चित ज्यामिति होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अब इन्हीं बेसिस पर हम ये कहते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस छद्म ठोस है। तो नाम आपको क्लियर हो गया क्यों हम अक्रिस्टलीय ठोसों को छद्म ठोस कहते हैं। कहते हैं कि क्यों इन्हें अतिशीतित द्रव, इसका अंग्रेजी नाम देखिए सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये हुआ कि अगर अभी आपको बताया कि कोई लिक्विड है, आप जानते हैं कि किसी लिक्विड को हीट करें तो क्या होगा? इसके अंतर आणविक बल कम होंगे, तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा वेपर फेज में। उल्टा करिए, इसको ठंडा करिए तो इसके अंतर आणविक बल बढ़ेंगे, ये घटक कण पास आएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा सॉलिड में चेंज हो जाएगा। आप देखते हैं कि बहुत सारे पदार्थ ठंडा करने पर, और ये सभी पदार्थों की विशेषता है कि जैसे कि आप टेम्परेचर कम करेंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे? दे विल चेंज इनटू सॉलिड। तो यही बात यहाँ आती है कि ऐसा माना जाता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वास्तव में उनकी भौतिक अवस्था क्या है? द्रव है, लेकिन देखते तो वो ठोस है। कहते हैं कि उन्हें इतना ठंडा कर दिया गया है कि वो किस अवस्था में आ गए हैं? ठोस अवस्था में। वो किस अवस्था में आ गए हैं? ठोस अवस्था में। इसीलिए इन्हें ये नाम दिया गया सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव। अब आप जानेंगे अतिशीतित द्रव का मतलब वही है, तो कहते हैं दिखता तो ठोस है। हाँ, आपकी बात सही है कि अभी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आपका कांच है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। आप मोम को ले लीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस है। प्लास्टिक को ले लीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस है। रबर को ले लीजिए, अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप कहते हैं कि अन्य ठोसों की तरह ये भी दिखाई देते हैं, जैसे अन्य ठोस दिखाई देते हैं। हम लोहे को ले लें, लकड़ी को ले लें, उसी तरह से तो ये भी दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई तो देते हैं, लेकिन अगर आप इनकी संरचना में जाएं तो इनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती, ना तो इनका निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है, और ना वो तीक्ष्ण होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये क्या है? ये वास्तव में द्रव हैं। इनकी तुलना हम किससे करेंगे? द्रव से। लेकिन पाए तो द्रव में नहीं जाते, इसलिए कहते हैं कि ये ऐसे द्रव हैं जिन्हें इतना ठंडा कर दिया गया है कि ये किस अवस्था में बदल गए हैं? ठोस अवस्था में बदल गए हैं। अब आप मीनिंग समझ गए होंगे कि इन्हें अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो है वो ठोसों का गुण नहीं है। किनमें गुण है? द्रवों का। गुण तो द्रव का है, लेकिन ये पाए किस अवस्था में जाते हैं? ठोस अवस्था में। इसीलिए हमें ये नाम देना पड़ा अतिशीतित द्रव। क्या नाम देना पड़ा? अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब कांच में कहते हैं, जैसे ये दो वैरायटी आपके पास आती है, एक को कहते हैं क्वार्ट्ज और एक को कहते हैं कांच या क्वार्ट्ज कांच। तो आपसे एनसीईआरटी में देखिए एक क्वेश्चन है, कहते हैं कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज कांच में क्या अंतर है? तो क्वार्ट्ज जो है आप जानते हैं कि SiO2 है ना, तो क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है, और क्वार्ट्ज कांच जो है वो कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है, या कैसा है? अतिशीतित द्रव है। और इसीलिए ये भी क्वेश्चन आता है कि कांच अगर बहुत दिनों तक रहता है, बहुत दिनों तक कांच रहे, तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि वो ओपेक हो जाता है, धुंधला हो जाता है। उसका कारण यही है कि जो अक्रिस्टलीय रूप है धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट होता है? धीरे धीरे वो क्रिस्टलीय रूप में कन्वर्ट होता है। इसीलिए वो कैसा हो जाता है? इसीलिए वो ओपेक हो जाता है, या इसीलिए वो कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। तो ये दो विशेषता आपकी थी। दो विशेषता का मतलब ये दोनों के बारे में विशेषताएं थी, क्रिस्टलीय ठोस और किसके बारे में? अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। हमने आपसे बताया था कि ये आपका इंपॉर्टेंट है, अंतर आणविक बल।
इन्हें एक नाम और देते हैं और ये नाम बंधन बल। इसे क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इसे क्या कहते हैं? बाइंडिंग फोर्सेस। क्या कहते हैं? बाइंडिंग फोर्सेस, बंधन बल। तो कहते हैं कि बंधन बल का मतलब क्या हुआ? बंधन बल को आपको बताया कि जो घटकों को परस्पर बांधता है। बांधने का मतलब क्या करता है? जोड़ता है। आप कोई भी पदार्थ ले लें, आप कोई भी ठोस ले लें, जैसे कहते हैं कि हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड ठोस है, या हमने कोई धातु ले ली, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, तो कहते हैं कि इसके घटकों के बीच जो फोर्स है, जो इनको जोड़ता है, जो इसके घटक कणों को जोड़ता है, वही क्या कहलाता है? बाइंडिंग फोर्स कहलाता है। और इन्हीं बाइंडिंग फोर्स के आधार पर, इन्हीं बंधन बलों के आधार पर हम ठोसों को, या अब बात होगी क्रिस्टलीय ठोसों को, इन्हें हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होगा? पहला होगा आयनिक ठोस, दूसरा होगा आणविक ठोस, तीसरा होगा सहसंयोजक ठोस, और अगला होगा धात्विक ठोस। तो ये क्या हो गया? आयनिक सॉलिड, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये क्या हो गया? कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, और ये क्या हो गया? मेटेलिक सॉलिड। तो ये आपकी 4 तरह की सॉलिड हो गए, 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड हो गए। तो ये क्रिस्टलीय ठोस के क्या है? ये क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है कि 4 तरह का क्रिस्टलीय ठोस आपके सामने है। अब हमें जो डिस्कस करना है वो पहला हम डिस्कस करते हैं, और वो कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका आयनिक ठोस। क्या कहलाएगा? आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस में हमें डिस्कशन करना है कि आयनिक ठोस है क्या, या किस सॉलिड को आयनिक सॉलिड कहते हैं। आयनिक ठोसों को आप ये भी ठोस कहते हैं, इन्हें आप कहते हैं वैद्युत संयोजक ठोस। वैद्युत संयोजक ठोस को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड। तो वैद्युत संयोजक ठोस में जो घटक होते हैं वो आयन होते हैं। घटक क्या होते हैं? घटक जो होते हैं वो आयन होते हैं, और इन आयनों पर क्या होता है? विपरीत आवेश होता है। अभी हमने आपको NaCl का एग्जाम्पल लिया, ये प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस है। कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है। ये किसके उदाहरण हैं? ये आयनिक ठोसों के उदाहरण हैं। तो पहली बात क्या हो गई कि आयनिक ठोसों में घटक क्या होते हैं? घटक आयन होते हैं। दूसरी बात क्या हो गई कि अगर विपरीत आवेशित आयन हैं तो इन आयनों में आकर्षण प्रबल होगा। अगर आकर्षण प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा, तो वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो क्या बढ़ जाएगी? इनका घनत्व और रिजिडिटी, कठोरता क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। घटक कण पास आएंगे तो घनत्व और कठोरता क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप बताएं कि इनका गलनांक और क्वथनांक कम होगा कि ज्यादा? ये बिल्कुल क्लियर है कि इनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा, क्योंकि इनके अंतर आणविक बल क्या है? ज्यादा है। तो ये आपका था आयनिक ठोस। अभी आपको डिस्कस करना है दूसरा ठोस, जिसे आप कहते हैं आणविक ठोस, या ये कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आणविक ठोस इसका नाम क्यों पड़ा? इनमें घटक कण जो होते हैं वो अणु होते हैं, और अणुओं के बीच कैसे बल काम करते हैं? अणुओं के बीच आप जानते हैं ये फोर्स काम करते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। अणुओं के बीच काम करता है लंडन फोर्स, और इन्हीं फोर्सेस को आप एक नाम देते हैं, ये नाम आप सुने होंगे, ये नाम कहलाता है वान डर वाल बल। इसके अलावा इनके बीच डाइपोल
इंटरेक्शन होता है, इनके बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। और अगर आप इनकी बात करें, चाहे डिस्पर्शन फोर्स की बात करें, चाहे लंडन फोर्स की बात करें, चाहे डाइपोल डाइपोल द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया की बात करें, या हाइड्रोजन बंध की बात करें, सभी के लिए एक बात कॉमन है कि ये बल किस प्रवृत्ति के हैं, ये बल दुर्बल है। इसीलिए जो आप आणविक ठोस देखते हैं, वैसे तो आप इन्हें भी, जैसे अगर आप H2 को सॉलिड में ला लें, Cl2 को सॉलिड में ला लें, SO2 को सॉलिड में ला लें, H2O को सॉलिड में ला लें, I2 को सॉलिड में ला लें, तो ये सब मॉलिक्यूल हैं। और इन मॉलिक्यूल का क्या होता है, इन मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, यही सब काम करते हैं। और ये कैसे हैं, ये वीक हैं, दुर्बल हैं। अगर ये दुर्बल हैं तो इनके ये कैसे होंगे, ये सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे। अभी आपने आयनिक सॉलिड पढ़ा, उसके कंपैरिजन में देखें, उसकी तुलना में देखें तो ये कैसे होंगे, ये सॉफ्ट होंगे। और इनके गलनांक और क्वथनांक के बारे में क्या कहेंगे, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होगा। इनके घनत्व के बारे में क्या कहेंगे, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अंतर आणविक बल वीक है, कमजोर है, तो बताएं इनका घनत्व क्या होगा, कम या ज्यादा। आंसर होगा कि इनका घनत्व जो होगा वो कम होगा, और कम होगा तो गलनांक और क्वथनांक भी कम होगा। ये आपका डिस्कशन है किसके बारे में, ये आपका डिस्कशन है आणविक ठोस के बारे में। अब अगला डिस्कशन जो आपका है तीसरा, वो है सहसंयोजक ठोस। इसे आप कहते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। तो कहते हैं कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस क्या है, इन्हें एक नाम और देते हैं और ये नाम कहलाता है परमाणविक ठोस, परमाणविक ठोस। लेकिन ज्यादा पॉपुलर नाम यही है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सॉलिड क्या है, आप इसके उदाहरण देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप देखते हैं डायमंड, आप देखते हैं ग्रेफाइट, आप देखते हैं SiC सिलिकॉन कार्बाइड, आप देखते हैं SiO2, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के उदाहरण हैं। इसमें आपको बता दें कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ डायमंड, जिसे आप हिंदी में हीरा कहते हैं। और दूसरा सबसे कठोर पदार्थ सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, जिसे आप कार्बोरेंडम भी कहते हैं। ये दूसरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो कहते हैं कि इनके बीच बंध कैसे होता है, या इनमें इतनी कठोरता आती कहां से है। उसका उत्तर यह है कि इनमें जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है वो कंटिन्यूअस। जैसे अगर आप डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्या है, कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों से जुड़ करके, सहसंयोजक बंधों से जुड़ करके जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। या कोवैलेंट बॉन्डिंग जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है। अगर कंटिन्यूअस होती है तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, और यही इनको क्या दे देता है, यही इनको रिजिडिटी या कठोरता दे देता है। तो इन ठोसों के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। आपने देखा कि इनकी कठोरता भी ज्यादा होती है। हालांकि ग्रेफाइट थोड़ा सा एक्सेप्शन है अपनी संरचना के कारण। ग्रेफाइट आप जानते हैं कि डायमंड तो विद्युत का चालक नहीं है, या सहसंयोजक ठोस जो है वो विद्युत के चालक तो नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट नरम होता है, सॉफ्ट होता है, और वो विद्युत का चालक है। तो इसकी चालकता जो है वो इसकी विशेष संरचना के कारण होती है। आप जानते हैं कि इसमें ग्रेफाइट में इस तरह से हेक्सागोनल रिंग होती है। यहाँ पर कार्बन होता है और हर कार्बन पर sp2 संकरण होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जो
एक लेयर से दूसरी लेयर में गति कर देता है। इस तरह से एक लेयर है और दूरी पर दूसरी लेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण ग्रेफाइट सॉफ्ट है। दो परतों के बीच में दूरी ज्यादा है, जिसके कारण ग्रेफाइट सॉफ्ट है और ये विद्युत का चालक है। तीसरा जो सॉलिड आपका क्रिस्टलीय ठोस में है वो आपके सामने आता है और वो क्या कहलाता है? धात्विक ठोस, या इसी को कहते हैं मेटेलिक सॉलिड। आप जानते हैं कि जितनी धातुएं हैं या मिश्र धातुएं हैं उन्हें हम धात्विक ठोस के अंदर रखते हैं। तो कहते हैं कि इनमें घटक कण क्या है? इनमें घटक कण धातु परमाणु है। जैसे आयरन है तो आयरन का घटक क्या होगा? Fe। गोल्ड है तो इसका घटक क्या होगा? Au। कॉपर है तो इसका घटक क्या होगा? Cu। तो कहते हैं कि इसमें अंतर आणविक बल क्या है? तो कहते हैं कि ये धातु परमाणु परस्पर एक दूसरे से धात्विक बंधों द्वारा क्या होते हैं? ये धातु परमाणु परस्पर एक दूसरे से धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और धात्विक बंध क्या है? धात्विक बंध जो धातुओं का गुण होता है, धातुओं में जैसे चालकता है ना, कंडक्टिविटी है, तन्यता है, सुभृत्यता है, धात्विक चमक है, तो ये धात्विक बंधों के कारण होता है। अब जैसे कोई भी धातु हो तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन सारे एक साथ मिल जाते हैं और बीच में धातु परमाणु रहता है। इस तरह से धातु परमाणु कहीं रहेगा। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या है? मेटेलिक बॉन्ड ये है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज सेट ऑफ न्यूक्लियाई इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब धातु के धनायन इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में क्या होते हैं? धातु के धनायन इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यही मेटेलिक बॉन्ड है और ये इसकी प्रवृत्ति को, धात्विक गुणों को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो धातुओं का गुण जो है वो धात्विक बंधों के कारण है। और आप जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस तरह से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र बनाते हैं और उसमें धातु का जो धनायन है वो उपस्थित होता है। तो ये आपका सॉलिड के बारे में इंट्रोडक्शन था। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।